नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में आज सीवी आनंद बोस ने अपने पद की शपथ ले लिया। कोलकाता में 23 नवंबर को सीवी आनंद बोस को कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व अन्य नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्यपाल को बधाई देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं और बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार राजभवन में शपथ समारोह के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमें दरवाजे से लौटना पड़ा। भाजपा नेता ने कहा है कि टीएमसी ने जानबूझकर भाजपा छोड़ टीएमसी में शामिल हुए नेताओं के बगल में मेरी कुर्सी लगाई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आर्थिक आधार पर यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जया ठाकुर ने दाखिल में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। दरअसल 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 बनाम 2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को दिए अपने फैसले के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखा है। बता दें कि चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की थी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बिहार जाकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि पहली बार तेजस्वी यादव से मुलाकात हो रही है। देश के सभी युवाओं को एक साथ आना चाहिए। हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको उठाना चाहिए। 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आए आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी से 2 मुलाकातें की है। फिर इसके बाद तेजस्वी यादव ने उनके बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात कराई। इस बैठक की व्यवस्था तेजस्वी ने ही की। जानकारी के मुताबिक सीएम ने मुलाकात करना ठाकरे के प्लान का हिस्सा नहीं था। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 5 दिसंबर को इन सीटों पर मतदान होना, लेकिन सबसे अधिक चर्चा हो रही है मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनाव मैदान में। मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई इस सीट से जहां उनकी बहू डिम्पल यादव चुनाव मैदान में है, तो वहीं एन चुनाव के वक्त मुलायम का परिवार भी एकजुट हो गया है। दूसरी तरफ सूबे और केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने सपा से ही सांसद रहे रघुराज साकी को टिकट दिया था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनावी ड्यूटी में सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। बता दें कि इन चुनाव के लिए दिल्ली पुलिस जवानों के अलावा 8000 अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात होंगे। इसके अलावा सिविल डिफेंस और अन्य संस्थाएं भी सुरक्षा की ड्यूटी पर रहेगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्पेशल खाना और मंदिर में नहीं जाने देने को लेकर सीबीआई की विशेष कोर्ट का रुख किया। सत्येंद्र जैन की याचिका पर बुधवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा है कि जब वे ईडी की कस्टडी में थे तब उनका वजन 103 किलो था, अब उनका वजन 75 किलो रह गया। इस पर तो वजन और जज ने कहा है कि आप खुद फास्ट रख रहे हैं तो वजन तो कम होगा ही। आपने खुद ही कहा है कि आप 6 महीने से फास्ट पर हैं। प्रसिद्ध उद्योग पुरस्कार सवेरा की घोषणा होने में केवल 14 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी जूरी सदस्यों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एचडीएफसी लिमिटेड के एमडी रेणु सूद के नेतृत्व में सवेरा अवार्ड्स जूरी में कॉर्पोरेट, सरकार और गैर लाभकारी संस्थाओं के 8 सदस्य शामिल होंगे। ग्रैंड जूरी की 9 नवंबर की पहली बैठक के बाद अब विजेताओं को चुनने के लिए प्रविष्टियों की समीक्षा की गई है। अंतिम विजेताओं की घोषणा 7 दिसंबर को एक भव्य कार्यक्रम में की जाएगी। बता दें कि अमर उजाला सवेरा 2022 कार्यक्रम की मीडिया पार्टनर बना है। महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच सीमा विवाद जल्द हल करने के प्रयास जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा है कि हम इसका श्रेष्ठ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीमावर्ती 85 गांव के लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाएगी। देसाई ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत माहौल खराब कर रहे हैं। मंत्री देसाई ने बताया कि हमारी सरकार ने चंद्रकांत पाटिल और मुझे यह विवाद हल करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा है कि हम दोनों राज्यों के सीमावर्ती 85 गाँव के लोगों को पूरी सुविधाएं देंगे। ड्यूटी के दौरान नींद निकालने पर बर्खास्त केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गार्ड को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। वह नागपुर स्थित मौदा थर्मल पावर प्लांट में तैनात था। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये सिपाही एक सार्वजनिक महत्व के प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए तैनात अनुशासित सुरक्षा बल का सदस्य था। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने मंगलवार को कांस्टेबल की अर्जी खारिज कर दी। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच कुछ पुराने चेहरों को भी जगह मिल सकती है। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ पुराने चेहरे के नाम भी जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
हस्तक्षेप की खबरें सामने आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए गुजरात चुनाव परिणाम आने का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद शिवराज कैबिनेट में नए मंत्रियों की ताजपोशी होगी। सूत्रों का कहना है कि संघ ने पुराने चेहरों को दरकिनार नहीं करने की सलाह दी है। फिलहाल शिवराज कैबिनेट में 4 पद खाली चल रहे हैं। जल्द ही 2 राज्यों की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रही तेलंगाना और बिहार राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का प्लान तैयार किया गया है। अभी तक इन दोनों राज्यों में इस ट्रेन का संचालन नहीं है, इसलिए इन राज्यों का चयन हुआ है। मालूम हो कि देश भर में अभी 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफल परिचालन हो रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार दिसंबर माह में अगले 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर आने की संभावना है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को लेकर अभी तक मंत्रालय ने फैसला नहीं किया है। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए पूर्व सांसद अतीक अहमद की 1.25 अरब रुपये से ज्यादा की कीमत वाली 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्की की यह कार्रवाई प्रयागराज के झूसी मोहल्ले के हवेलिया इलाके में की गई है। कुर्की गई संपत्तियां तकरीबन 13 बीघे में मौजूद थी। माफिया अतीक ने इन संपत्तियों को खरीदने के बाद इस पर बबलू के बाग तैयार किए थे और इस तरह के साथ ही कुछ जमीन खाली पड़ी हुई थी। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जो संपत्तियां कुर्की गई उनकी अनुमति केवल 1 अरब 28 करोड़ रुपये है। अब टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो। आए दिन आने वाले नए फीचर में कुछ बढ़े काम की चीजें आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे इन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं फंड माई राइड फीचर से लैस है। आपको बता दें कि एक बार फिर से iVoomi S1 240 टॉप स्पेक वर्जन है। इस स्कूटर में 4.2 किलोवाट का ट्विन बैटरी पैक किया गया है। साथ ही इसमें 2.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया गया है जो 33 PHP की पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा साथ साथ दूसरा 1.5 किलोवाट का दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर भी दिया जाता है। सीएए लागू करने को लेकर देश में मचे बवाल के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बुधवार को कहा है कि एनआरसी लागू करने की आड़ में डिटेंशन कैंप में भेजे जाने से बचने के लिए सुरक्षित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के सीमांत परिवारों को जमीन के पट्टे वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कार्यक्रम में 4701 जमीन के पट्टे सौंपे हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद इससे पहले सबसे बड़ी कंपनी बड़े स्तर पर छंटनी की है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी के आधे कर्मचारियों को निकाल दिया गया। ट्विटर में कुल कर्मचारी 7500 थे, जिनमें से अब आधे कर्मचारी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ट्विटर की छंटनी शुरू हुआ सिलसिला सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। इसके बाद मेटा, अमेजोन ने भी छंटनी का फैसला लिया। इन कंपनियों के एक झटके में हजारों कर्मचारी को निकाल दिया गया और इसके अलावा गूगल भी अपने पैमाने पर छंटनी करने जा रही है, जबकि HP इंक की भी 2025 तक कई कर्मचारी को निकालने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान सरकार ने देश भर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरू की थी और आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये जमा करती है, जो कि 2-2000 रुपये की 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। 2019 में शुरू हुई पीएम किसान योजना के तहत अब तक सरकार 12 किस्तें जारी कर चुकी है, लेकिन सरकार की जांच के सामने आया कि कई अयोग्य किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे, जिन्हें सरकार ने लिस्ट बाहर कर दिया और इनसे पूरी रकम की वसूली की जाएगी। उत्तराखंड में मदरसों के आधुनिकीकरण की राह में जल्द ही नए कदम उठाए जा रहे हैं, जहां मदरसों में शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। ऐसे में अब छात्र कुर्ता पैजामा पहनकर मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जा सकेंगे, क्योंकि प्रदेश में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में अगले साल से ड्रेस कोड लागू होगा। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स ने कहा है कि इसके लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जहाँ इसे जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल प्रदेश के 103 मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसके अलावा सभी मदरसों में NCERT की किताबें भी लागू की जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 360 नए मामले सामने आए। इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,70,075 हो गई है। पिछले 24 घंटे में केरल में हुई 4 मौतों और हरियाणा में 1 मौत की रिपोर्ट सहित पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,596 हो गई। इन आंकड़ों को आज सुबह 8 बजे अपडेट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर 2020 में श्रद्धा वालकर के लिखे गए एक पत्र पर पालघर पुलिस की निष्क्रियता के लिए जांच के आदेश दिए। श्रद्धा वालकर ने शिकायत पत्र में लिव इन पार्टनर आफ्ताब आमीन पूनावाला की मौत की धमकी का जिक्र किया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कहा है कि पत्र में बहुत गंभीर कंटेंट है, मामले में जांच की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास राज्य के गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है। फडणवीस ने कहा है कि किसी के दोष दिए बिना हमें सच्चाई जानने की जरूरत है।
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने की सर्जरी के चलते आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में नहीं खेल पाए थे। इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे तक भी वह फिट होकर मैदान पर वापसी नहीं कर पाए। जडेजा को बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे और टेस्ट स्क्वाड में तो चुना गया है, लेकिन अब खबरें आ रही कि जडेजा पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए और बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया के साथ नहीं जा पाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के प्रदर्शन के बाद सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया था। पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य भारत के कई हिस्सों में मिनिमम टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई। तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 5 दिनों में उड़ीसा के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।